हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सक्सेस स्टेप्स विद प्रियंका। होपफुली आप सब बेहतर होंगे और पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास टाइम मंडे टू सैटरडे है, आप सबको पता ही है। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से कर रहे होंगे। क्लास के बाद जो भी आपका डाउट होगा वो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगी। आइए देखते हैं आज की प्रैक्टिस को। प्रैक्टिस को शुरू करने के पहले मैं आप सभी को रोज़ की तरह मोटिवेट करना चाहूँगी। सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं, पागल बनना पड़ता है। हमेशा आप पागल बनो, अपने लक्ष्य के प्रति, अपने टारगेट के प्रति हमेशा पॉजिटिव बने रहो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, नेगेटिव लोगों से, नेगेटिविटी से बिल्कुल दूर रहो, खुश रहो। आइए हम आज की प्रैक्टिस को शुरू करते हैं और आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं कि क्या है। निम्नलिखित भोज्य पदार्थों को उनके तंतुओं यानी कि फाइबर्स के अनुसार अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रेजेंट करना है। तो इसमें सबसे ज़्यादा फाइबर किस में पाया जाता है उसको हम लिखेंगे, फिर उसके बाद कम, लास्ट में जो सबसे कम फाइबर वाला होगा वो भोज्य पदार्थ आ जाएगा। तो गेहूँ, केला, मेथी, साबुत चना और चीकू में सबसे ज़्यादा फाइबर की बात की जाए तो साबुत चने में पाया जाता है। तो सबसे पहले हमारा सेकेंड ऑप्शन हो गया। देन गेहूँ में पाया जाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया। उसके बाद चीकू में पाया जाता है, फिर मेथी में पाया जाता है और लास्ट में आपके केले में पाया जाता है। तो फर्स्ट के बाद फोर्थ हो गया, फिर थर्ड हो गया और लास्ट में आपका फिफ्थ हो गया। तो हम देखेंगे और मैच करेंगे, कूट में चेक करेंगे। सबसे पहले हमारा पहले का दूसरा आया हुआ है, तो हम देख लेंगे कि ए का दूसरा दिया हुआ है, इसमें भी पहले दूसरा, इसमें भी दूसरा है, बाकी इसमें तीसरा है, पहला है, तो ये ऑप्शन कट गया, इसमें भी दूसरा है। अभी भी हमें चेक करने की ज़रूरत है। उसके बाद हमारा पहला आया है, तो इन तीनों में ही पहला दिया हुआ है। पहले के बाद चौथा आया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए पाँचवा दे दिया है बी में, तो ये कट हो गया। अभी हमें ए और डी में चेक करना है। उसके बाद हमारा आया है, तीसरा आया है, चौथे के बाद तीसरा आया है और यहाँ पे देखिए पाँचवा आ गया है। पाँचवा हमारा सबसे लास्ट में आया है, इसलिए डी ऑप्शन को ही कट कर देंगे और ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित आहारीय सर्वेक्षण करने की विधियां हैं। आहारीय सर्वेक्षण का मेथड क्या है? HPLC 24 घंटा अनुस्मरण विधि, FFQ आहार इतिहास। तो इसमें आहारी सर्वेक्षण का HPLC नहीं है, 24 घंटा अनुस्मरण यानी कि 24 आवर्स का रिकॉल एक विधि है। गिव मी अ सेकेंड। हाँ, 24 घंटे का रिकॉल एक विधि है और इसमें FFQ भी एक फूड सर्वेक्षण की विधि होती है। इसका फुल फॉर्म होता है फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन होता है और एक उपकरण के द्वारा किया जाता है। तो ये दो विधियाँ हो गई, आहारी इतिहास से कोई मतलब नहीं होता है। तो दूसरा और तीसरा जिस ऑप्शन में होगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे देखिए दूसरा और तीसरे की बात कौन कर रहा है इसमें, तो दूसरा, तीसरा, चौथा दिया हुआ है इसमें, पहला, दूसरा, पाँचवा, ये भी कट। और डी ऑप्शन में पहला, दूसरा और तीसरा दिया है तो ये भी कट हो जाएगा। लेकिन सबने मैंने कट कर दिया। और आहारी सर्वेक्षण मेथड की मैंने इसमें से दो ही विधियाँ आपको बताया, 24 घंटा अनुस्मरण और FFQ। तो इन दोनों के साथ जो ऑप्शन आएगा उसको हम मान लेंगे कूट में। तो देखते हैं इसमें, देखिए ए में ही दूसरा, तीसरा और चौथा की बात किया हुआ है। आहारी इतिहास वैसे विधियाँ में आता नहीं है, लेकिन अब ऑप्शंस नहीं है, इसके लिए हम ए को ही चूज कर लेंगे। ए ऑप्शन में राइट आंसर हो जाएगा। विधियाँ ये दो ही हैं, आहारी इतिहास के साथ ही आ रहा है, इसलिए इसको भी हम रख लेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों का सेवन सीलियक रोग में नहीं करना चाहिए। सब्जी का पुलाव, सूजी, उपमा, पिज्जा, माल्टेड पेय पदार्थ, सब्जी के पकौड़े। तो कौन से ऐसे फूड हैं जो व्यक्ति को अगर सीलियक डिजीज हो जाती है तो वो नहीं लेना चाहिए, उससे बचना चाहिए। सीलियक डिजीज वो डिजीज होता है जिसमें व्यक्ति को ग्लूटेन खाने से एलर्जी हो जाती है, यानी कि जिस भी अनाज में ग्लूटेन आपका पाया जाता है वो सीलियक रोगी को नहीं दिया जाता है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है। ग्लूटेन रोग में बेसिकली खाने से एलर्जी होती है, ग्लूटेन खाने से एलर्जी होती है, इससे मल्टीपल सिम्टम्स दिखते हैं, बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। व्यक्ति को खून की कमी हो जाती है, उसके आंतों में सूजन होगा, सिर दर्द, थकान, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं।
तो हम उसको सीलिएक रोग के रोगी को ग्लूटेन नहीं देंगे। तो ये जो खाद्य पदार्थ दिए हुए हैं, इसमें हमें ये चेक करना है कि किस में ग्लूटेन पाया जाता है और किस में ग्लूटेन नहीं पाया जाता है। जिसमें ग्लूटेन नहीं पाया जाएगा वही सीलिएक रोग के रोगी को दिया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जी के पुलाव की बात कर रहा है, तो सब्जी के पुलाव में तो ग्लूटेन नहीं पाया जाता है। ग्लूटेन आपको पता है कि गेहूँ में पाया जाता है, गेहूँ की एक प्रोटीन है, तो ये सब्जी का पुलाव नहीं होगा। और उसके बाद सूजी उपमा में ग्लूटेन पाया जाता है, तो एक इसमें नहीं पूछ रहा है, तो सूजी उपमा हम नहीं देंगे एक। और क्या नहीं देंगे, पिज़्ज़ा में भी होता है ग्लूटेन, क्योंकि इसमें भी आटे की कुछ मात्रा होती है गेहूं की। और माल्टेड पेय भी नहीं देंगे, लेकिन सब्जी के पकौड़े और सब्जी का पुलाव हम देंगे सीलिएक रोगी के पेशेंट को। तो सूजी का उपमा, पिज़्ज़ा और माल्टेड पेय, ये जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन हमारा सही होगा, यानी कि दूसरा, तीसरा और चौथा। तो आइए हम कोड को आपको दिखाते हैं। कोड यहाँ पे है, दूसरा, तीसरा और चौथा हमारा ऑप्शन बना था, जो आपके ए ऑप्शन में ही है। नेक्स्ट देखिएगा। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। FSSAI का पूरा नाम क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल नेम होता है, ये मैंने कराया हुआ है। FSAI। स्टेटमेंट है, रोजाना भोजन में अधिक मात्रा में फल सब्जियों का सेवन करने से कुछ प्रकार के वृक्क रोग, कैंसर से बचा जा सकता है। बिल्कुल बचा जा सकता है। और इसका कारण कह रहा है फल व सब्जियों में फाइटोकेमिकल अधिक मात्रा में पाया जाता है। जी हाँ, तो दोनों जिसमें सही होगा वो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ए ऑप्शन कह रहा है कि ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की अधूरी व्याख्या है। और बी ऑप्शन कह रहा है कि ए तथा आर दोनों गलत हैं। तो हमने आपको बताया कि ये दोनों ही बातें सही हैं, तो ए तथा आर दोनों सही हैं, बाकी के ऑप्शन हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आर ए की अधूरी व्याख्या है, ये भी सही है, इसका तो और व्याख्या करे तो हो सकता है, इसलिए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। शर्करा के लिए गुर्दों का थ्रेशहोल्ड मूल्य क्या है? शर्करा के लिए गुर्दों का थ्रेशहोल्ड मूल्य पूछा जा रहा है। क्या 110 से 140 मिलीग्राम प्रति डेयल होगा, 160 से 170 मिलीग्राम प्रति डेयल होगा, या 100 से 150 मिलीग्राम प्रति डेयल होगा, या 200 से 250 मिलीग्राम प्रति डेयल होगा? शर्करा के लिए गुर्दों का थ्रेशहोल्ड मूल्य जो होता है वो 110 से 140 मिलीग्राम प्रति डेयल होता है। तो ए ऑप्शन द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा। निम्न में से सामान्यतः कौन सा संतुलित आहार के लिए आवश्यक नहीं है? पूछ रहा है। फल व सब्जी तो आवश्यक है, सलाद भी आवश्यक है, दालें भी आवश्यक है, लेकिन चाय जो है बैलेंस डाइट के लिए आवश्यक नहीं है। आप लोगों को मैं एक बात बताना चाह रही थी, कई दिन से मैं भूल जा रही थी कि मैं जो भी आपके आरडीए से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं मैं उन सबको स्किप करती जाती हूँ, क्योंकि देखिए जब एग्ज़ाम होंगे तब मैं आपको एक ही साथ आरडीए के जितने सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं आरडीए के, वो सारे मैं करा दूँगी। और उसका मैं एक पीडीएफ भी आपको शेयर कर दूँगी टेलीग्राम पे, जिससे कि आपको उसको रिपीट करने में, उसको सॉल्व करने में आपको अच्छा रहेगा और एग्ज़ाम में आप बेहतर कर पाएंगे। इसलिए मैं आरडीए को अभी नहीं कराती, पता नहीं कब एग्ज़ाम होगा। मैं भी देखिए आयोग में तो सदस्य आ ही गए हैं, बातें चल रही हैं, कब भी मुख्यमंत्री की कब बैठक होती है और एग्ज़ाम की डेट अनाउंस होती है। देखिए अभी तो ऐसा कुछ पता नहीं है, एग्जैक्ट डेट पता नहीं है। जब भी एग्जैक्ट डेट आ जाएगी तब मैं आरडीए का सारा क्वेश्चन एक ही वीडियो में आपको करा दूँगी। भले 1 घंटे की वीडियो हो, 1.5 घंटे की हो, उसमें मैं सारा ही एक साथ करा दूँगी और पीडीएफ भी उसका टेलीग्राम पर मैं शेयर कर दूँगी। तो कोई परेशान नहीं होगा कि मैं आरडीए के क्वेश्चन को स्किप कर रही हूँ, क्योंकि कहीं कहीं पे क्वेश्चंस के नंबर कम हो जाते हैं ज़्यादा। जैसे अभी मैंने आपको 84 के बाद डायरेक्ट मैंने आप सबको 86 करा दिया, तो जो बीच में क्वेश्चंस मैं स्किप करती हूँ या तो रिपीटेड होते हैं, अभी तो रिपीटेड क्वेश्चंस भी मैं लेते जाती हूँ कि एक बार आपकी नज़रों के सामने आते जाए, और जो आरडीए वाले होते हैं उनको मैं स्किप कर देती हूँ। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बीपीएससी का भी एग्ज़ाम होने वाला है, बिहार में भी आए हुए हैं पोस्ट होम साइंस के, तो जिसको भी जो भी एलिजिबल होगा बिहार के लिए, आई थिंक उन्होंने वहाँ का डोमिसाइल मांगा हुआ है, तो जो भी एलिजिबल होंगे वहाँ के लिए, बीपीएससी के लिए बिहार के लिए, वो उसमें अप्लाई करेंगे, उसके भी होंगे सेशंस।
निम्न में से कौन सा नियोजन का अच्छा तरीका नहीं है? एफडीआर, एफडी नियोजन का तो अच्छा तरीका है। एलआईसी, एनएसएससी और डी कह रहा है लॉटरी। तो नियोजन का अच्छा तरीका कौन सा नहीं है पूछ रहा है सेविंग का अच्छा तरीका। तो इसमें एफडीआर तो अच्छा ही होता है, एनएससी भी अच्छा होता है, एनएससी भी अच्छा होता है और लॉटरी तो अच्छा होता है, ये आप सबको पता है। लेकिन इसमें अगर इस वैसे तो सभी ठीक है, लेकिन इसमें से अगर एक पूछा जाए कि कौन सा नहीं है तो एलआईसी को आप टिक करेंगे, क्योंकि एलआईसी में बेसिकली एक समय के अनुसार ही, मतलब एक डेट होती है उसके पहले ही वो धन जमा करना होता है, नहीं तो उसमें कुछ शुल्क वगैरह कटते हैं। अगर आप लोगों ने अपने घर में कराया होगा एलआईसी तो आपको पता होगा, या तो पता तो सबको ही होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो है एलआईसी होगा। नेक्स्ट है आहार चिकित्सा में इनमें से किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है? डॉक्टर की, डाइटिशियन की, नर्स की, गृहिणी की। तो यहाँ पे आहार चिकित्सा में पूछ रहा है और किसकी भूमिका पूछ रहा है आपके अधिक होगी। तो आहार चिकित्सा विज्ञान की बात होगी तो आहार चिकित्सा के लिए कौन प्रिचर करेगा, कौन सबसे अच्छी सलाह देगा व्यक्ति को? डाइटिशियन देगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन से कारक आहार नियोजन को प्रभावित करते हैं? आयु, शारीरिक आवश्यकता, व्यवसाय, उपरोक्त सभी। तो डी आंसर। रोगी के लिए आहार आयोजित करते समय निम्न में से किस पर ध्यान दिया जाता है? रोगी का कारण जानना, आहार की प्रकृति, रोगी की भोजन संबंधी आदतें, इनमें से सभी। तो इसका राइट ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, क्योंकि इन सभी बातों को हम ध्यान में रख के ही डाइट प्लान करते हैं। शुद्ध तरल आहार का प्रकार नहीं है। क्या प्रकार नहीं है? कच्चे नारियल का पानी तो शुद्ध तरल आहार का प्रकार है ही। खिचड़ी, ग्लूकोज का पानी, बार्ले का पानी। तो खिचड़ी जो है आपके शुद्ध तरल आहार का पदार्थ नहीं है, क्योंकि इसमें दाल और चावल दोनों होते हैं। एक संतुलित आहार से ऊर्जा अधिकांशतः प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? शरीर बनने वाले खाद्यों से, अच्छी सब्जियों और फलों से, अनाजों और बाजराओं से। और डी ऑप्शन कह रहा है तेलों और वसा से। तो संतुलित आहार वो आहार होता है जिसमें व्यक्ति की जितनी शारीरिक नीड होती है, जितनी आवश्यकता होती है, उससे जो आहार ले रहा है, फूड ले रहा है, वो ना तो उसके न्यूट्रिएंट्स कम हो ना ज़्यादा हो, बिल्कुल सही हो, बैलेंस्ड एकदम हो। संतुलित आहार वही होता है। संतुलित आहार को इंग्लिश में बैलेंस डाइट कहते भी हैं। तो एक संतुलित आहार में ऊर्जा अधिकांशतः प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? हम ज़्यादातर अनाजों और बाजराओं से जो है ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। आज के लिए मैंने इतने ही क्वेश्चंस रखे थे। क्वेश्चन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।